वेलकम है फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में बीपीएससी सेकेंड पेपर जीएस के सेकेंड सेशन के बारे में बात करेंगे। बिहार के कृषि समस्या, भारत की कृषि समस्या, भारतीय कृषि की समस्याएं। यह सुनने में टॉपिक बहुत इजी लगता है और शायद इजी है भी, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन उतना इजी नहीं है। लोग भारतीय कृषि समस्याएं में बातों को लिखते हैं, पॉइंट्स को लिखते हैं, एक तो छिछला स्तर के पॉइंट लिख के आते हैं। अगर पॉइंट ढंग से लिखा भी उन्होंने तो सही प्रकार से उसको जस्टिफाई नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में डाटा बहुत डिमांड करता है, फैक्ट्स और फिगर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आंसर आपका हल्के स्तर पर चला जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है और उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पहला है भारतीय कृषि की समस्याएं, टॉपिक है हमारा। इसमें 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और 6 पॉइंट्स को भी हम लोग फैक्ट और फिगर के साथ जस्टिफाई करेंगे। पहला है भू जोतों का अनार्थिक एवं उनका विखंडन। ठीक है। दूसरा है कृषकों की गरीबी एवं उनकी कर्जदारी। तीसरा है भारतीय आदानों, इनपुट्स की कमी, सॉरी कृषि आदानों यानी कृषि में इनपुट्स की कमी। चौथा है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। और फिफ्थ है निम्न उत्पादकता। और सिक्स्थ है भारतीय मृदा एवं मृदा अवक्रमण, सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन। ये 6 पॉइंट है और इसी 6 पॉइंट के संदर्भ में अपनी बातों को हम लोग जस्टिफाई करेंगे भारतीय कृषि की समस्या के संदर्भ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला, भू जोतों का अनार्थिक एवं उनका विखंडन, माने भू जोतों का अनार्थिक होना एवं अनार्थिक एवं उनका विखंडन। आइए पहली बात करते हैं। इसको बांटा गया, हम लोग इसको देख रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। भू जोतों का अनार्थिक और उनका विखंडन। जोत के प्रकार है, जोत के 4 प्रकार हैं, यहाँ पर 5 प्रकार है। सीमांत जोत, ए, बी लघु जोत, सी अर्ध मध्यम जोत, डी मध्यम जोत और ई बड़े जोत। और जोत जो है ये आकार दिया हुआ है कि लघु सीमांत जोत का क्या आकार है, लघु जोत का क्या आकार है, अर्ध मध्यम का क्या है, मध्यम का क्या है और बड़े जोत का क्या आकार है। इसके बाद उनकी प्रतिशत भागीदारी दी गई है कि पूरे जो भारत का कृषि भूमि है उसमें से किस आकार के जोत का प्रतिशत सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसमें जो है 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि होती है, कृषि भूमि 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास है, उसे हम लोग बोल देते हैं सीमांत किसान या सीमांत जोत। किसान की बात को सीमांत किसान कह देंगे और जोत में भी सीमांत जोत, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। देखिए 68.52 यानी 69% के लगभग पूरे कृषि भूमि का 69% भूमि जो है 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, इसके बाद लघु जोत। लघु जोत 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक, इनकी प्रतिशत भागीदारी कितना है, 18% के लगभग, 17.68% है। आप इसको 18% लगभग लिख सकते हैं, इसको 69% लगभग लिख सकते हैं। अर्ध मध्यम 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, मध्यम 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर और बड़े जोत के 10 हेक्टेयर से अधिक है। अब देखिए बड़े जोत जो 10 हेक्टेयर से अधिक, उसकी भागीदारी 0.6% लगभग है, माने 0.55 कर सकते हैं प्रतिशत जो है बड़े जोतों की है। अब भारत की कुल कृषि भूमि में से अगर जोतों की हम बंटवारा करते हैं इस प्रकार से, उसमें से 0.5% भूमि अगर बड़े जोत वालों के लिए है, बड़े जोत के आकार की है, अगर मध्यम को भी हम लोग जोड़ देते हैं, दोनों इसको जोड़ देते हैं तो 4% के आसपास जो है मध्यम या बड़े जोत की है। बाकी 96% भूमि जो है वो लघु सीमांत और अर्ध मध्यम में आ जाती है। और हम जानते हैं कि इनपुट्स यानी कि टेक्नोलॉजी के यूज के लिए, आधुनिकतम तकनीक के उपयोग के लिए या अधिक उत्पादकता प्रदान करने के लिए या कृषि की भूमि का सही प्रकार से उपयोग के लिए एक बड़े आकार का भूमि का होना जरूरी है। अगर भूमि का आकार छोटा होता है तो वहाँ पर इनपुट्स का, आदानों का जो हम लगाते हैं उसका सही प्रकार से प्रयोग नहीं हो पाता है। अगर उसमें इनपुट देते भी हैं तो रिटर्न उनका सही नहीं आ पाता है। ये क्या बताता है, यही तो है भू जोतों का अनार्थिक। अगर ये इतना है तो क्या अनार्थिक के छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए भूमि बटी हुई है। अब बताइए कि एक आदमी का, एक परिवार का जोत है, दूसरे परिवार का जोत है, फिर तीसरे प्रकार का जोत 1 हेक्टेयर से कम है और जोत के बंटवारा के लिए हम लोग बीच में एक डिवाइडर दे देते हैं, उसमें कितनी भूमि हमारी चली जाती होगी। ठीक है, एक तो ये है, क्योंकि खेत का बंटवारा तो करेंगे हम लोग तो उसका डिवीजन तो कुछ होना चाहिए। तो कितने आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं गाँव में
कितना इंच है, कितना सेंटीमीटर, कितना इंच का सेंटीमीटर, कितने इंच की मोटी भूमि हम लोग दो परत के बीच में, जमीन के खेत के बीच में बट डिवाइडर होता है हमारा। और इसके अलावा अगर हम छोटा छोटा खेत है तो उसमें हम आधुनिक तकनीक का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये हम अपने आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप इस पॉइंट को देख करके इसको लिखने के बाद कि किस प्रकार से अनार्थिक अमूल का विखंडन हो रहा है, विखंडन है। अब इसके बाद फिर समस्या को बहुत सारी लिख सकते हैं कि इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। समस्या तो अपने आप में ये है, अब इससे क्या समस्या हो सकती है अच्छी तरह से हम लिख सकते हैं। आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग नहीं, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम, प्रति इकाई उत्पादकता, प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम, प्रति निवेश उत्पादकता कम। ये सब क्या है, जोतों के अनार्थिक आकार और विखंडन का परिणाम के चलते ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे। तो जब भी लिखें इसको फैक्ट फिगर। अगर आपसे कोई कहता है कि कमीशन के एग्जाम को गेस नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है। कमीशन के हम क्वेश्चन को गेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक को हम गेस आसानी से कर सकते हैं। और जो टॉपिक को गेस करते हैं उसमें से हम बेसिक बातों को एकदम रटा रटाया होना चाहिए, दिमाग में बैठना होना चाहिए। कुछ जैसे कि ये टॉपिक है, ये हमें बिना इसके बारे में हम अब क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हैं, फिर हम हल्की बातों को लिख करके आ जाएंगे। और इस बहुत आसान है, एक कॉपी रखेंगे 2-4-10 पेज में सारे डाटा आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा करते नहीं, इसलिए हमारे लिए बड़ी मुश्किल लगता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, कृषकों की गरीबी एवं कर्जदारी। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत के 10% आबादी के पास, भारत की जो 10% आबादी है उसके पास 77% संपत्ति है, 77% संपत्ति है। मतलब धनों का संकेंद्रण 77% 10% लोगों के पास है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 90% जो आबादी है उनके पास मात्र 33% राष्ट्रीय संपत्ति है। ठीक है, बल्कि और ये जब हम आबादी जितनी ही नीचे चलती बढ़ती चली जाएगी, मतलब 50% इस प्रकार से थी आबादी का संख्या, जो संपत्ति का संकेंद्रण है और कम होता चला जाएगा। बहुत बड़ी संख्या जो ऐसी है जिसके पास धनाभाव है। हमने देखा है कि अभी इस पॉइंट को हम लोग पीछे के जस्ट पॉइंट से जस्टिफाई कर पाएंगे। 68% जो है हमारे यहाँ जोतों का आकार जो है वो किस प्रकार का, सीमांत प्रकार के हैं। ठीक है, उससे भी जस्टिफाई होता है। तो जब इनके पास जो उनके पास आमदनी का स्रोत भी किसान ही है, तो जब उनको आमदनी प्राप्त नहीं होती है, वो सेविंग नहीं कर पाते हैं। जब सेविंग नहीं कर पाते हो तो निवेश नहीं कर पाते। जब निवेश नहीं कर पाते हैं तो उत्पादन भी उससे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश जरूरी है और निवेश करने के लिए बचत का होना जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़े किसान जो है उनके पास बचत नहीं हो पाता है। इवन कि वो नए मौसम में नए फसल के उत्पादन के लिए वो पुनः नए बीज के लिए, नए इनपुट्स के खरीद के लिए वो बैंक या महाजन के पास पहुंचते हैं, जिसके कारण वो ऋण जाल में फंस जाते हैं। तो हमारे यहाँ कृषकों का ऋण जाल की समस्या जो है वो अभी भी बनी हुई है। जो गोदान में ऋण जाल की समस्या है, लगता है कि भारत बदल चुका है, ऐसा नहीं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में वही स्थिति है जो हम प्रेमचंद के गोदाम में देखते हैं, वही स्थिति हमारे भारतीय कृषि की। तो क्या है, कृषकों की गरीबी और कर्जदारी भी भारतीय कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि इसके लिए प्रयास हुए हैं बैंकों के द्वारा, सरकार के द्वारा, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से सफल नहीं है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा, कृषि आदानों की कमी, इनपुट्स की कमी। आदान का मतलब ये होता है कि जो कृषि के उत्पादन में सहायक होते हैं, कृषि उत्पादन में सहायक होते हैं, जैसे उन्नत बीज हो गए, उर्वरक हो गए, कीटनाशक हो गए, कृषि मशीन, ऊर्जा इत्यादि, सिंचाई वगैरह सब आदान में ही आते हैं। तो अब अगर हम कुछ पैरामीटर को लेकर के चल रहे हैं, सिंचाई इसमें नहीं लिया हमने, फिर भी कुछ को लेकर चल रहे हैं। जैसे कि कृषि में पशु शक्ति का भाग। हम जानते हैं कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पशु के द्वारा कृषि कार्य किया है, हालांकि बहुत कमी आई है। तो जो 1971-72 में कुल कृषि कार्य जो होता था उसका 43.5% किसका भाग होता था, पशु का। वही घट करके 2001-2 में 9.5% हो गया। यही तो लेटेस्ट डाटा मुझे उपलब्ध था। लेकिन अब आप देख रहिए कि तो वृद्धि की बात संकेत है, सही बात है, वृद्धि हुआ है, क्योंकि गिरावट आई है पशु शक्ति में, तो सुधार हुआ है आदान में। लेकिन अगर हम वर्ल्ड के पैरामीटर पर चलेंगे तो ये क्या है, अभी भी ये नहीं होना चाहिए, ये 0% होने चाहिए। लेकिन हम 0% हमारा नहीं, ये 100% होना चाहिए और ये 0%। तब हम मानेंगे कि
ये समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी ये भागीदारी इनकी है, इसका मतलब कि ये समस्या बनी हुई है। दूसरा है कृषि में ऊर्जा की उपलब्धि। कृषि में ऊर्जा की उपलब्धि जो है 71-72 में 0.21 किलोवाट घंटा था, जो कि अभी बढ़ करके 1.23 किलोवाट घंटा हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अभी भी कृषि क्षेत्र में सतत ऊर्जा की आपूर्ति नहीं हो पाती है। अभी भी जो ट्यूबवेल हैं वो डीजल इंजन से संचालित होते हैं, ठीक है। अभी भी लगातार नहीं, कहीं कहीं जो है मैनुअली भी सिंचाई किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उर्वरक की जहाँ तक बात करते हैं तो उर्वरक 1951 ईस्वी में 70,000 टन था खपत भारत में, जो वर्तमान में बढ़ करके 26,753 टन हो गया है, जो कि अभी भी विश्व पैरामीटर पे ये खपत में और किए जाने की जरूरत है, जो कि प्रति हेक्टेयर अभी भी उर्वरक की खपत इंडिया में कम है। जो कृषि भूमि है उसके अनुसार ये बहुत कम है, तो इसमें भी सुधार की ज़रूरत है। हालांकि आज की तारीख में हम तो उर्वरक के रासायनिक के बदले में प्राकृतिक उर्वरक की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके बाद उन्नत बीज की जहाँ तक बात है तो उन्नत बीज में धान के अंतर्गत कुल कृषि भूमि जो था 53 मिलियन हेक्टेयर था, जो बढ़कर 77 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, और गेहूं में 36 तक बढ़ करके 92 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। ये वृद्धि हम दिखाएंगे, लेकिन दिखाने के बाद भी हम बोलेंगे कि अभी जितनी आवश्यकता है उस लक्ष्य में अभी हम काफ़ी पीछे हैं, लेकिन शुरुआत बढ़िया है, ठीक है। तो ये था कृषि आदानों में कमी। आपको सर इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट जो है, जो हमारा टारगेट है, इसकी तुलना में काफ़ी कम है इम्प्रूवमेंट। इस संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी है और इस फैक्ट फिगर को रखेंगे, ठीक है। सिंचाई के बारे में भी बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी भी वर्षाधीन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है। इन सब बातों को हम लोग सिंचाई के बारे में भी बातों को रख सकते हैं। सिंचाई भी हमारा क्या है, आदान है, ठीक है। इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अभी इस तरह से बातों को रखेंगे। अब भाषा मैं नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं फैक्ट फिगर देता हूँ। भाषा तो आपके पास है नहीं, भाषा तो लिखते हैं, अभी तक आप आ रहे हैं। तो ये जो है आप इसको अपने आंसर में डालेंगे। अब बात करते हैं चौथे नंबर पे। चौथा है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव का हम लोग सड़क, दूरसंचार, बैंक व ऋण, विपणन, मार्केटिंग जिसे बोलते हैं, संग्रहण और प्रसंस्करण के संदर्भ में देख सकते हैं। तो भारतीय कृषि जो इन समस्याओं से ग्रसित है। भारत में आज सड़क मार्ग का नेटवर्क बहुत ही शानदार बन चुका है, लेकिन उस शानदार नहीं कहेंगे, मतलब कि सभी गांव जो है सड़क मार्ग से जुड़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ समस्या यह है कि अभी भी सभी सड़क जो है 12 मासी नहीं है। तो पहले समस्या हुआ करती थी कि सड़क मार्ग का विकास नहीं था, सभी गांव सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन वर्तमान में ये हो गया है कि सड़क मार्ग से जुड़ने के बाद जो है 12 मासी नहीं, जब भी बरसात का समय आता है गाँव से मुख्यालय से संपर्क या ब्लॉक से संपर्क क्या होता है, या मार्केट से संबंध टूट जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, आज हम लोगों ने इंटरनेट की सुविधा हो गई है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही, सब सही है, लेकिन अभी भी जो स्पीड चाहिए, कंटिन्यूअस जो काम करने की जो स्पीड चाहिए वो अभी भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इलाकों में अभी भी दूरसंचार से दूर है। अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि भारत के कुल करीब करीब बहुत 600 कुछ थानों में से बहुत ऐसे थाने थे जहाँ पर कि अभी भी टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, मतलब थानों में नहीं है। तो गांव की क्या स्थिति होगी, ठीक है। अब बैंक व ऋण के बारे में है, तो बैंक और ऋण के बारे में है, तो बैंकिंग सिस्टम हमारा जो है इस प्रकार का है कि इसको ऋण देने से हिचकता है। और अगर उसने बैंक ने ऋण दे भी दिया तो उसकी वसूली भी बहुत ही गलत तरीके से की जाती है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद मार्केटिंग है, मार्केटिंग एक अलग समस्या है भारतीय कृषि की, इसके अलग से टॉपिक है। ये भारतीय मार्केटिंग है, कृषि विपणन एक अलग से टॉपिक भी है, इसको देखेंगे। इसके बाद संग्रहण और प्रसंस्करण, ये भी भारतीय कृषि, हमारे यहाँ बहुत सारे, हमारे यहाँ स्टोरेज का बहुत बड़ी दिक्कत है। जब सीजन होता है तो उस समय अतिरिक्त उत्पादन हो जाता है और उसका संग्रहण नहीं हो पाता है, इसीलिए ऐसे उत्पाद जो अतिरिक्त हो गए हैं उसको हमें डंप करना पड़ता है। प्रसंस्करण की भी समस्या है। अगर संग्रहण हो और प्रसंस्करण का अगर सुविधा प्रदान कर दी जाए तो कृषकों की आय स्वतः बढ़ जाएगी और लंबे समय तक हम खाद्यान्न की सप्लाई कर सकते हैं। कीमत भी नहीं बढ़ेगी और कीमत भी नियंत्रित रहेगा। इसके बाद कृषि शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण सुविधा का अभाव है। तो भारत में प्रयोगशाला एवं खेत के बीच समुचित समन्वय का अभाव है। फील्ड टू लैब जो है, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, फील्ड टू लैब, ये हमारे यहाँ समुचित समन्वय नहीं देखने को मिलता, उसमें तारतम्यता नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या ये है।
इसके बाद निम्न उत्पादकता, भारतीय कृषि जो है निम्न उत्पादकता का सामना करती है, और ये जो है भारत में निम्न उत्पादकता है, इसको हम संदर्भ में दे सकते हैं दूसरे देशों से खाद्यान्न उत्पादन या जो भी हमने मानक लिया है उसके तुलना के आधार पर। जैसे कि चावल में बिहार में चावल जो है भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है केजी लिखा हुआ, केजी हेक्टेयर 14-15 का डाटा है, ये इतना पुराना चलेगा। इसको लेकर के तनिक भी आपको ये चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि 2022 चल रहा है डाटा, 2023 चल रहा है और डाटा 10 साल पहले का है, चलेगा, क्योंकि डाटा हमेशा अप टू डेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्यों नहीं हो पाता एक अलग बात है। तो चावल, भारत में चावल का उत्पादन 3291 केजी प्रति हेक्टेयर है। उसी चावल का उत्पादन यूएसए में 7672 केजी प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, इसी प्रकार से चीन में जो चावल का उत्पादन है वो है 6558 केजी प्रति हेक्टेयर, जबकि जापान में 6488 केजी प्रति हेक्टेयर है। अब बताइए भारत इन देशों की तुलना में कितना पीछे है, उत्पादकता कम है। गेहूं की जब हम बात करते हैं तो गेहूं जो है भारत में प्रति हेक्टेयर 2750 केजी ही मात्र है, जबकि यूएसए में 3018 है, चीन में 4762 केजी प्रति हेक्टेयर है। जापान का डाटा उस समय का उपलब्ध नहीं है। इसके बाद कपास के बारे में बात करेंगे तो कपास में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 462 केजी है, जबकि देखिए यूएसए में कितना 1624 केजी प्रति हेक्टेयर है। कितना डिफरेंस है, तभी हमारे यहाँ उत्पादकता बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है। जो भारत का ही पॉपुलेशन, इससे कई गुना पॉपुलेशन को भारत अभी भी उनको जीविका प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये है भारत कई देशों के साथ, पूरे एशिया के जो खाद्यान्न की आपूर्ति है सिर्फ भारत से पूरी की जा सकती है। अब है मृदा अपरदन और मृदा अवक्रमण, सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन। तो भारत के लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। ध्यान रखेंगे, 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है। इसमें से 4 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो क्या है, बीहड़ और खड़ है, जिसे रवाइन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रवाइन, RAVINE। इसी को हम लोग बैडलैंड भी बोलते हैं, बैडलैंड। क्या है, कैसे है, जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए कि 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है मृदा अपरदन से ग्रसित है। 80 मिलियन, सॉरी 40 नहीं, 80 मिलियन मृदा जो है क्या है वो 80 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है मृदा अपरदन से ग्रसित है। उसमें से 4 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है बीहड़ और खड़ है। और एक छोटा सा डाटा है देना होगा आपको कि राज्य है, इधर क्षेत्रफल है, बीहड़ का वितरण है। जो 4 मिलियन हेक्टेयर भूमि है, अगर इसको 100% मान लेते हैं, अगर 4 मिलियन हेक्टेयर भूमि है तो उसमें से यूपी में 12.3 लाख हेक्टेयर भूमि, मध्य प्रदेश में 6.83 लाख हेक्टेयर भूमि और बिहार में 6 लाख हेक्टेयर भूमि जो है बीहड़ और खड़ है। ये एक मृदा, भारतीय मृदा जो है इससे जबरदस्त ढंग से ग्रसित है। और जो बीहड़ और रवाइन होते हैं वो जल से निर्मित होते हैं। जब नदियाँ युवावस्था में होती हैं या नदियाँ जब पठारी प्रदेश से, बलुई प्रधान मृदा से निकलती है तो रील और गलीच के द्वारा ये रवाइन बनते हैं। ये एक अलग से टोपोग्राफी होती है। तो ये है भारत की मृदा से संबंधित समस्याएं। आप इस पॉइंट को, कुछ लोग आपको 15-20 पॉइंट बना देंगे, लेकिन उसकी कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप जाइए कॉपी पे सिर्फ पॉइंट लेके चले हैं, नहीं। आपके पास पॉइंट कम हो लेकिन एनालाइज उसका अच्छी प्रकार से होना चाहिए। देखने में 6 पॉइंट है, लेकिन ये 6 पॉइंट किसी के 60 पॉइंट भी भारी पड़ेंगे। इसीलिए फैक्ट और फिगर के साथ अपने एग्जाम में जाए। हर परीक्षा का अपना एक पैटर्न होता है, पैटर्न के अनुसार आप फैक्ट फिगर को याद कर सकते हैं। हम क्वेश्चन गेस नहीं कर सकते, लेकिन टॉपिक गेस कर सकते हैं, और टॉपिक में सारा फैक्ट फिगर जो पढ़ते हैं वो उससे संबंधित क्वेश्चन में काम आते हैं। तो आप फैक्ट फिगर को जरूर याद रखें। थैंक यू।